दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं इंसाफ और सच के बीच कभी कभी सालों की दूरी आ जाती है, लेकिन वक्त चाहे जितना लगे, सच हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये कहानी है एक जज की और एक बच्चे की। एक ऐसी कहानी जहां अदालत के कटघरे में सिर्फ गुनाह ही नहीं, बल्कि पुराने जख्म और अधूरे सवाल भी खड़े थे। जगह थी लखनऊ का पुराना सिविल कोर्ट। तारीख 15 मार्च 2022। कोर्ट का बड़ा हॉल उस सुबह असामान्य रूप से शांत था। लकड़ी की बेंचें, पुरानी फाइलों की खुशबू और खिड़कियों से आती सुनहरी धूप, सब मिलकर जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थीं। उस दिन जज हरिशंकर वर्मा अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उम्र करीब 65 साल, सफेद बाल और चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें। उनकी आंखों में तेज था, पर दिल में इंसाफ का बोझ। अगले दिन वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी आखिरी सुनवाई उनके जीवन का सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाएगी। सुबह करीब 10 बजे कोर्ट का दरवाजा खुला। पुलिस गार्ड एक मोटी फाइल लेकर अंदर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये केस आपके पास ऊपर से भेजा गया है, स्पेशल ऑर्डर है। जज ने भौहें चढ़ाई और फाइल खोली। कवर पेज पर साफ लिखा था, स्टेट वर्सेस अननोन, 1997 मर्डर केस। उनका दिल धक से रह गया। ये वही केस था जो 25 साल पहले लखनऊ के रेलवे कॉलोनी में हुआ था। एक हत्या जिसमें न तो कातिल मिला न गवाह। मामला अधर में लटक गया था और धीरे धीरे सबकी यादों से मिट गया। लेकिन अब ये केस क्यों खोला गया था? उन्होंने कोर्ट क्लर्क को बुलाकर पूछा, इसमें कोई नया सबूत है क्या? क्लर्क ने धीरे से कहा, जी सर, इस बार एक गवाह आया है। जज ने चौंक कर पूछा, गवाह? 25 साल पुराने केस का गवाह? कौन है वो? क्लर्क कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक बच्चा। जज हरिशंकर की आंखें फैल गईं। बच्चा? कैसी बकवास है ये? 25 साल पुराने केस में बच्चा गवाह कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, सच सामने आने वाला था। दोपहर को कोर्टरूम में वही बच्चा पेश किया गया। करीब 12 साल का, दुबला पतला, सांवला चेहरा, आंखों में मासूमियत, लेकिन कहीं गहरी गंभीरता भी। हाथ में एक पुराना बैग, कमीज पर पैबंद लगे थे। चेहरा डरा हुआ, लेकिन निगाहें सीधी और साफ। जज ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने हिम्मत जुटाकर कहा, अमन। तुम्हें पता है तुम किस केस के बारे में बोलने आए हो? अमन ने धीरे धीरे सर हिलाया। हाँ, ये वही केस है जिसमें मेरे नाना की हत्या हुई थी। दोस्तों, ये सुनते ही पूरा कोर्ट हॉल गूंज उठा। हर कोई फुसफुसाने लगा। क्या कहा इसने? नाना की हत्या? जज हरिशंकर भी सन्न रह गए। 25 साल पहले रेलवे कॉलोनी में जिस शख्स की रहस्यमयी मौत हुई थी, उसका नाम था शिवनाथ मिश्रा। और अब सामने खड़ा ये बच्चा उसका नाती होने का दावा कर रहा था। जज ने गंभीर होकर कहा, लेकिन तुम तो अभी सिर्फ 12 साल के हो। 25 साल पहले हुए कत्ल के बारे में तुम क्या जान सकते हो? अमन ने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसकी जिल्द फटी हुई थी, किनारे पीले पड़ चुके थे, लेकिन पन्नों पर स्याही अब भी साफ थी। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, यह डायरी मेरी माँ के पास थी। उन्होंने मुझे दी और कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो इसे अदालत में लेकर जाना, क्योंकि इसमें लिखा है हमारे परिवार के साथ हुआ सच। जज हरिशंकर ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो जान लेना कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। ये सब उसी ने किया जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। जज की उंगलियां कांपने लगीं। उनके माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अमन, तुम्हारी मां अब कहां है? अमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गई। लेकिन जाने से पहले ये डायरी मुझे थमा गई और कहा, एक दिन यही तेरे नाना की मौत का सच खोलेगी। जज हरिशंकर की सांसें तेज हो गईं। उनके मन में सवालों का तूफान था। क्यों 25 साल पुराने इस केस को अब खोला गया? क्यों ये बच्चा गवाह बनकर आया? और सबसे बड़ा सवाल, डायरी में जिस भरोसेमंद इंसान का जिक्र था, वो कौन था? दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत थी। सच की असली परतें तो आगे खुलनी थीं, और उन परतों के नीचे दबा था वो नाम जो अदालत में गूंजने वाला था। दोस्तों, अदालत के उस पुराने हॉल में एक खामोशी पसरी थी।
जज हरिशंकर वर्मा के सामने वो पुरानी डायरी खुली थी और उनकी धड़कनें हर शब्द के साथ तेज हो रही थीं। पन्नों पर दर्ज लाइनें अतीत की जंजीर खींच रही थीं। अमन मासूम आंखों से जज को देख रहा था। उसकी नजर कह रही थी, सच सामने आएगा। जज ने गला साफ किया और पूछा, अमन, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने ये डायरी क्यों लिखी? अमन ने कहा, उन्होंने कहा था मेरे नाना की मौत हादसा नहीं थी, पर नाम लिखना उनके लिए खतरनाक था, इसलिए सब इशारों में यहां छुपाया। यह सुनकर पूरा कोर्ट हॉल सांसें थामे देखने लगा। डायरी का दूसरा पन्ना खोला गया। वो रात मुझे आज भी याद है। बाहर तूफान था। अंदर किसी ने पिता को कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद वो लहूलुहान गिरे। हम चिल्लाए, पर किसी ने नहीं सुना। अमन ने कांपते स्वर में कहा, माय लॉर्ड, मेरी माँ का इशारा हमारे ही करीबी लोगों पर था। कोर्ट हॉल में हलचल मच गई। जज ने पुलिस को फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया, लेकिन ये सिर्फ सबूतों की नहीं, दबे सवालों की लड़ाई थी। तभी पहला गवाह आया, रमेश तिवारी, कॉलोनी का बूढ़ा चौकीदार। उसने कहा, मैंने आवाज सुनी थी, मत मारो मुझे। फिर सब शांत हो गया। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगला गवाह था मुकुंदलाल, बिजली विभाग का कर्मचारी। उसने बताया, उस रात बिजली तार जानबूझकर काटी गई थी। शक गहराता गया। किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर शिवनाथ मिश्रा को मारा। अदालत में सनसनी फैल गई। जज नोट्स बना रहे थे, पर उनके मन में भी अजीब डर था। अमन बोला, माय लॉर्ड, माँ ने डायरी में लिखा है, जिस पर भरोसा किया वही गुनहगार निकला, लेकिन नाम नहीं लिखा। जज ने आदेश दिया, हर पन्ना पढ़ा जाए। अगले हिस्से में लिखा था, पिता के करीबी दोस्त उस रात आए थे, फिर गायब हो गए। मुझे शक है उन्हीं में से कोई था। कोर्ट में सन्नाटा गहराने लगा था। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। अंदर आए इंस्पेक्टर शेखावत, वो अफसर जिसने 25 साल पहले केस देखा था। अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन बोझ आज भी था। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैंने तब फाइल में गड़बड़ियां देखी। दबाव था, इसलिए दबाना पड़ा। आज सच सामने रखना चाहता हूं। शेखावत ने पुरानी फाइल खोली। गवाहों के बयान, रिपोर्टें, तस्वीरें। उन्होंने कहा, रिपोर्ट बताती है पहले जहर दिया गया था, फिर सिर पर वार किया गया। कोर्ट हॉल गूंज उठा। अमन रो पड़ा, तो ये सच है, मेरे नाना की मौत हादसा नहीं थी। सबूत अब हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। दोस्तों, अब कहानी और गहरी हो चुकी थी। डायरी, गवाह और पुरानी फाइल सब बता रहे थे कि यह हत्या थी, लेकिन सवाल वही था, कातिल कौन था? जज ने सुनवाई स्थगित कर कहा, कल इसी वक्त डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ा जाएगा। लेकिन क्या सच इतनी आसानी से सामने आ पाएगा, या फिर ये राज किसी और की जिंदगी भी निगल लेगा? दोस्तों, अदालत की घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए, दरवाजे खुले। सबकी नजरें उस डायरी पर थीं, क्योंकि उसी में सच की चाबी थी। अमन पहली कतार में बैठा था। उसकी मुट्ठियां बंधी थीं, आंखों में ख्वाहिश थी, मेरे नाना के कातिल को सजा मिले। जज हरिशंकर की नजरें बार बार डायरी पर टिक रही थीं। पिछली रात से बेचैन थे, नींद नहीं आई। हर पन्ने की आवाज कानों में गूंज रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और आदेश दिया, कार्यवाही शुरू की जाए। डायरी का अगला हिस्सा पढ़ा जाए। डायरी का पन्ना पलटा गया। लिखा था, उस रात कदमों की आहट सुनी, पिता को कमरे में ले जाया गया। दरवाजे की दरार से एक परछाई देखी। चेहरा साफ नहीं, पर चाल और आवाज जानी पहचानी थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी सांसें थम गईं। क्लर्क ने आगे पढ़ा, वो इंसान घर रोज आता जाता था, इतना करीबी कि किसी को शक नहीं हो सकता। अब कोर्ट में मौजूद रिश्तेदारों पर सबकी नजरें टिक गईं। अमन बोला, माय लॉर्ड, माँ ने कहा था, सच घर के भीतर ही छुपा होता है। इंस्पेक्टर शेखावत ने हाथ उठाया, माय लॉर्ड, उस वक्त की फाइल में कई अनदेखे दस्तावेज हैं। जज ने कहा, पेश कीजिए। उन्होंने रिपोर्ट निकाली। तार उसी कमरे के बाहर कटा था। बाहर बड़े जूतों के निशान मिले थे। उनकी पहचान कभी करवाई ही नहीं गई। फुसफुसाहट तेज हो गई। कौन था वो? शेखावत ने कहा, माय लॉर्ड, मुझ पर दबाव था। कहाँ गया ये हादसा है? केस बंद करो, वरना नौकरी जाएगी। जज हरिशंकर की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूछा, मतलब किसी बड़े आदमी ने केस दबाया? शेखावत ने सिर झुका लिया।
जी। डायरी का अगला पन्ना पढ़ा गया। अगर मेरी मौत हुई तो राज दीवारों में कैद रह जाएगा, लेकिन एक दिन मेरा बच्चा सच ढूंढ निकालेगा। सबकी सांसें अटकी थीं। नीचे लिखा था शिट, और बाकी हिस्सा धुंधला हो चुका था। अमन चीख उठा, ये नाम अधूरा क्यों है? क्लर्क बोला, शायद स्याही फैल गई या किसी ने मिटा दिया। कोर्ट रूम में चर्चा शुरू हो गई। कौन? शिवेंद्र, शिखर, शिशिर या कोई और? जज हरिशंकर के हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। तभी एक गवाह आई, रेणुका, जो उस वक्त घर में नौकरानी थी। उसने कहा, मैंने सुना, अब देर हो चुकी है, सच मत बताना। मैं डरकर छुप गई। जज ने पूछा, क्या आवाज पहचानती हो? रेणुका कांपी, जी, आवाज तो आपकी जैसी थी। पूरा हॉल गूंज उठा, अराजकता मच गई। वकील चिल्लाने लगे, ये कैसे हो सकता है? जज हरिशंकर पीले पड़ गए। उन्होंने मेज पर हाथ मारा, चुप रहिए, ये सिर्फ गवाही है, सच सामने आएगा। लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। लोग अब उन्हीं पर शक करने लगे थे। अमन खड़ा हुआ, माय लॉर्ड, अगर मां ने लिखा था कि भरोसेमंद ने धोखा दिया, तो क्या वो आप ही हैं? ये सवाल बिजली की तरह गिरा। जज ने नजरें झुका लीं। तभी डायरी का आखिरी पन्ना गिरा। उस पर लिखा था, जब सच खुलेगा वो इंसान अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। दोस्तों, अब अदालत में सन्नाटा नहीं, तूफान था। सवाल गहराने लगा, क्या जज हरिशंकर ही कातिल थे या फिर ये सब किसी और साजिश का हिस्सा था? सच करीब था, लेकिन उसका बोझ अब और भी डरावना लगने लगा। दोस्तों, अदालत का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या जज हरिशंकर ही 25 साल पुराने कत्ल के गुनहगार हैं? लेकिन सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। जज की हथेलियां कांप रही थीं। उन्होंने ऐनक उतारी और कहा, गवाह को दोबारा बुलाया जाए। रेणुका कांपते हुए बोली, जी साहब, उस रात जो आवाज सुनी वो आपकी जैसी ही थी। अमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तो फिर मेरे नाना को आपने ही मारा? पूरा कोर्ट गूंज उठा। वकील चिल्लाए, अगर ये सच है तो आपको इस केस से हट जाना चाहिए। हरिशंकर वर्मा ने सबको चुप कराया। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने कहा, मैं इस केस से भागूंगा नहीं। हाँ, मुझ पर शक किया जा सकता है, लेकिन सच मैं ही सामने लाऊंगा। उनकी आवाज अदालत की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। इंस्पेक्टर शेखावत खड़े हुए। उन्होंने पुराना लिफाफा दिखाया। ये सबूत रेलवे कॉलोनी के रिकॉर्ड से मिला है। उस रात 1147 पर शिवनाथ मिश्रा के घर फोन आया और उसी वक्त जज हरिशंकर का फोन भी उसी लोकेशन पर एक्टिव था। अब शक और गहरा गया। लोगों की निगाहें जज पर टिक गईं। हरिशंकर बोले, हाँ, मैं वहां था, लेकिन कातिल मैं नहीं था। उनकी आवाज बेबस थी। अमन ने डायरी का पन्ना खोला। मेरे सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दिया। उसके पास कानून और लोगों का विश्वास था, लेकिन सच सामने आता तो उसकी दुनिया उजड़ जाती। अमन कांपते हुए बोला, क्या मेरे नाना आपके दोस्त थे? जज की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, शिवनाथ मेरा बचपन का साथी था। हमने साथ पढ़ाई की, सपने देखे, लेकिन उनकी आवाज टूट गई। कोर्ट हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। जज ने गहरी सांस ली। लेकिन उस रात जो हुआ, उसका सच किसी को नहीं पता। अब वक्त आ गया है सब सामने आए। उन्होंने आदेश दिया, क्लर्क, डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ा जाए। पन्ना पलट आ गया। लिखा था, मेरा कातिल वही है जो कुर्सी पर बैठकर इंसाफ देगा। पूरा हॉल तूफान में फंसा। लोग चिल्लाए, तो साफ है जज ही दोषी हैं। वकील बोले, अब आपको इस कोर्ट में बैठने का हक नहीं, आपको हिरासत में लिया जाए। अमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे नाना ने आप पर भरोसा किया था और आपने। जज हरिशंकर ने हाथ उठाया। रुको बेटा, सच पूरा सुने बिना फैसला मत करना। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो राज बाहर लाना चाहते हों। तभी कोर्ट के बाहर शोर मचा। एक आदमी अंदर आया, हाथ में पुराना कागज लिए। माय लॉर्ड, ये 25 साल पुरानी गवाही है। जज ने कागज पढ़ा और चेहरा सफेद पड़ गया।
उस पर लिखा था, हत्या का असली गवाह मैं हूं, लेकिन अगर नाम सामने आया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने सब चुपचाप देखा और सहा। नीचे हस्ताक्षर थे, हरिशंकर वर्मा। पूरा कोर्ट पत्थर बन गया। सबकी निगाहें जज पर थीं। क्या उन्होंने खुद ही गवाही दबाई? जज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने गवाही दी थी, लेकिन मैं कातिल नहीं था। मैंने सच दबाया क्योंकि उनकी आवाज कांपने लगी। दोस्तों, अब रहस्य और गहरा हो चुका था। क्या जज हरिशंकर ने अपने दोस्त की मौत का सच जानकर भी छुपाया, या वो किसी और की साजिश के शिकार थे? जवाब अभी बाकी था और अदालत का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। दोस्तों, अदालत का हॉल अब किसी रणभूमि जैसा हो गया था। हर कोई खामोशी के बीच अपने आसपास देखने लगा। जज हरिशंकर वर्मा की कुर्सी पर बैठे, हाथ कांप रहे थे, आंखें गंभीर और चेहरे पर सालों की गहराई झलक रही थी। अदालत के भीतर हर चीज जैसे रुक गई हो। फाइलों की गंध, लकड़ी की बेंचों की खुरदरी सतह, खिड़कियों से आती धूप और लोगों की बेचैन सांसें। जज ने धीरे धीरे हथौड़ा उठाया और बोले, दोस्तों, हम यहाँ किसी आम सुनवाई के लिए नहीं हैं। आज हम 25 साल पुराने केस की सच्चाई सामने लाएंगे, और ये सच्चाई शायद सबको झकझोर दे। कोर्ट हॉल में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कानाफूसी होने लगी। लोग सोच रहे थे कि आखिर वो कौन था जिसने इतने सालों तक सच को दबा रखा। अमन, 12 साल का बच्चा, अपनी डायरी के साथ पूरी तरह स्थिर हो गया था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने धीरे धीरे कहा, महाराज, क्या आप सच में बताने वाले हैं कि नाना के साथ क्या हुआ? जज ने गंभीर निगाहों से उसे देखा और कहा, हाँ अमन, अब समय आ गया है कि पूरा सच सामने आए। जो तुम पढ़ रहे हो वही सच्चाई है। जज ने कोर्ट रूम की ओर देखा और हाथों को हथौड़े पर रखा। रमाकांत तिवारी, तुमने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। कानून तुम्हें अब बख्शेगा नहीं। इस केस का फैसला यहीं होता है। सभी की निगाहें उस ओर गईं। रमाकांत तिवारी, जो वर्षों तक सीनियर वकील रहा था, शांत और मुस्कुराता हुआ बैठा था। अमन कांपते हुए पूछा, आपने मेरे नाना को क्यों मारा? उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा था? रमाकांत की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। क्योंकि तुम्हारे नाना के पास वो फाइल थी जिसमें मेरे पुराने गुनाह दर्ज थे। अगर वो फाइल बाहर आ जाती तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सभी लोग सन्न रह गए। कोर्टरूम में शोर मच गया। लोग खड़े होकर चीखने लगे, गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर शेखावत तुरंत रमाकांत के पास गया और हथकड़ी लगाई, लेकिन रमाकांत अब भी मुस्कुरा रहा था। सोचते हो कि सच की जीत हो गई? नहीं, सच कभी पूरी तरह जीतता नहीं। मैंने 25 साल खुलेआम जी लिए। अब जेल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? जज हरिशंकर ने फिर हथौड़ा उठाया और जोर से बजाया। रमाकांत तिवारी, अपराध सिद्ध हो चुका है। अदालत यह निर्णय देती है, आरोपी को उम्र कैद की सजा और जुर्माने के साथ दंडित किया जाए। अदालत की कार्यवाही समाप्त। कोर्ट हॉल में हलचल की लहर दौड़ गई। लोग धीरे धीरे बैठने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ सन्न थे। अमन अपने नन्हे हाथों से डायरी को दबाए खड़ा था। चेहरे पर राहत और गहरी उदासी दोनों झलक रही थीं। जज हरिशंकर ने गहरी सांस ली और कहा, अमन, सच हमेशा सामने आता है, भले ही देर हो जाए। तुम्हारे नाना की हत्या का सच अब सामने आ गया। अब तुम्हारा परिवार शांत हो सकता है। अमन ने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद महाराज। अब मुझे लगता है नाना की आत्मा को सुकून मिलेगा। कोर्टरूम से बाहर निकलते समय लोगों की निगाहें रमाकांत पर बनी रहीं। वो अब सिर्फ एक बंद अपराधी था, लेकिन उसकी चालाकी और डरावनी योजना लोगों के दिलों में डर छोड़ गई थी। अमन की माँ, जो 3 साल पहले गायब हुई थी, की याद भी उसके दिमाग में आई। वह जानता था कि शायद अब वह कभी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम नाना की सच्चाई सामने आ गई थी। जज हरिशंकर अपने अनुभव और उम्र के बावजूद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, कानून सिर्फ अदालत की दीवारों में नहीं रहता। कानून हर इंसान के अंदर भी है, और सच हमेशा जीतता है। कोर्ट से बाहर निकलते समय अमन ने डायरी को कसकर पकड़ा। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी एक छोटी चीज, जैसे एक डायरी, इतनी ताकतवर हो सकती है कि पूरे सिस्टम को झकझोर दे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हत्या या अपराध की नहीं थी। ये कहानी थी
सच, साहस और इंसाफ की जीत की। अमन, जो अब 12 साल का बच्चा था, अपने नन्हे कदमों से न्याय की राह पर चल पड़ा। उसकी मासूमियत और धैर्य ने अदालत को सच का सामना कराया। याद रखिए, कभी भी सच्चाई को दबाना आसान नहीं होता। चाहे कितने साल लग जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, सच का रास्ता हमेशा निकलता है। अंत में कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन दिलों में यह कहानी सालों तक गूंजती रही कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है और मासूमियत कभी हारती नहीं।